स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पेनेशिया हिंदी पर। दोस्तों यहाँ मैं आज आपको श्लेष अलंकार कराने वाली हूँ। श्लेष अलंकार के बारे में देखते हैं। श्लेष अलंकार दोस्तों, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी हम कह सकते हैं कि जहाँ पर किसी एक शब्द में दो या दो से अधिक अर्थ चिपके हुए होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। यानी यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है। तो देखते हैं, श्लेष अलंकार की परिभाषा होती है जहाँ कोई शब्द एक बार प्रयोग में आया हो, एक बार प्रयोग में आया हो, किंतु प्रसंग के अनुसार, प्रसंग के अनुसार मतलब कहानी में जो भावार्थ दिया है, ठीक है। तो प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ दो या दो से अधिक हो। उसे हम क्या कहते हैं? श्लेष अलंकार कहते हैं। यानी श्लेष अलंकार हमारा कहता है जब कोई शब्द एक बार प्रयोग में आया हो किंतु प्रसंग के अनुसार उसका अर्थ दो या दो से अधिक हो, वहाँ हमारा क्या होता है? श्लेष अलंकार। तो हम इसकी परिभाषा, पहले इसमें उदाहरण देखते हैं कि कैसे शब्द कोई एक बार आया हो और उसके अर्थ दो से अधिक हो। तो हम उदाहरण लेते हैं एक, इसके पहले नीचे उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण है हमारा, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, ये उसका उदाहरण है। अब देखते हैं यहाँ पर जो एक शब्द आया है पानी, इस शब्द के यहाँ तीन अर्थ हैं। किसके आधार पर? एक मोती के परिप्रेक्ष्य में, एक मानुष के परिप्रेक्ष्य में और एक चून के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पर कहा है, ये दोहा आपका कुछ इस तरह से है कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो कवि कहता है कि हे प्रभु, पानी को बनाए रखना, क्योंकि बिना पानी के सब सूना हो जाएगा। अगर पानी नहीं रहा यानी पानी चला गया तो कोई उभर नहीं सकता। कौन नहीं उभर सकता? मोती, मानुष और चून, यानी उधार नहीं, का कोई काम नहीं हो सकता, काम नहीं आ सकता। तो कहा है कि यदि पानी चला जाए तो मोती किसी काम नहीं आ सकता। तो पानी चला जाए तो मोती कैसे काम नहीं आएगा? इसका मतलब पानी का पहला अर्थ हो जाता है चमक। यदि चमक चली जाए तो मोती किसी काम का नहीं होता। उसी तरह से अब देखा जाएगा कि पानी चला गया तो मनुष्य, मानुष मतलब मनुष्य, मनुष्य किसी काम का नहीं होता। तो अब यहाँ पे देखा है तो पानी का दूसरा अर्थ हो सकता है यहाँ पर सम्मान। यदि किसी मनुष्य का सम्मान चला जाए तो मृत के समान होता है, वो नहीं उभर सकता। अब यहाँ पे देखते हैं हम तीसरा है चून। चूना पत्थर होता है, आप उससे इसका अर्थ लगा सकते हैं, या चून का मतलब जो आटा होता है उससे भी लगा सकते हैं। दोनों में एक ही भाव निकलेगा। पानी का मतलब तीसरा हो जाएगा यहाँ पर जल से। जैसे जब आप चूना जो होता है उसे आप तैयार करने लगते हैं, जब तक उसमें पानी नहीं डाला जाएगा तब तक वो चूना जो पेंट करते हैं उसके लिए तैयार नहीं होता। या हम अगर आटा से लेते हैं तो आटा भी बिना जल के किसी काम का नहीं होता। तो यार यहाँ पर जो कवि ने कहा है कि पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून, तो यहाँ पर ये तीन अर्थ निकले हैं इस पानी शब्द के। तो इस पंक्ति में हमारा श्लेष अलंकार होता है। अभी ये हमने देखा, इसके बाद देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। देखते हैं, यहाँ पर हमने दूसरा उदाहरण लिया है।
उदाहरण है, जो रहीम गति दीपक की कुल कपूत की सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधेरों होए। इस पंक्ति में हमारे दो शब्द हैं, एक शब्द है बारे और एक शब्द है बड़े। इन दोनों शब्द के दो अलग अलग अर्थ हैं। कैसे? जैसे इसमें आया है जो रहीम गति दीपक की, यानी कवि कहता है कि जो गति मतलब दशा एक दीपक की होती है, वैसी ही दशा किसी कुल के लिए उसके कपूत के होने पर होती है। किस तरह से? जैसे कहा है कि बारे उजियारे करे। बारे का एक पहला अर्थ आता है, दीपक के परिप्रेक्ष्य में अर्थ आता है जलाना, यानी अगर उसको जलाया, अगर दीपक को जलाया जाता है तो क्या करता है? उजाला करता है। और बड़े अंधेरों होए, तो बड़े का पहला अर्थ है अगर बुझा दिया जाए, यानी बुझाना। यदि दीपक को बुझा दिया जाए तो क्या हो जाता है? अंधेरा हो जाता है। वैसे ही इस कपूत के परिप्रेक्ष्य में इसका दूसरा अर्थ आता है उत्पन्न होना। उत्पन्न होना यानी जैसे किसी कुल में कोई कुपुत्र उत्पन्न होता है, पैदा होता है, यानी उत्पन्न होना या पैदा होना, तो उजाला करता है। क्योंकि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो नहीं पता होता कि ये सपूत है या कपूत है, तो वो घर में क्या करता है? उजाला करता है, खुशियां लेकर आता है। फिर उसके बाद बड़े अंधेरों होए, बड़े मतलब दूसरा अर्थ आ जाएगा बड़ा होना। जब बड़ा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है और उसके कुकर्म कुल पर दाग लगाते हैं, तो कुल के लिए क्या होता है? अंधेरा होता है, यानी इस पे कलंक लगता है, दाग लगता है। तो यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यदि एक दीपक जिस तरह से यदि जलाया जाए तो उजाला करता है और बुझा दिया जाए तो अंधेरा होता है, वैसे ही एक पुत्र जब किसी परिवार में पैदा होता है तो उजाला करता है, मतलब खुशियां लेकर आता है। और यदि वो बड़ा होता है और उसके जब कुकर्म सामने आते हैं तो वो परिवार में अंधेरा कर देता है, ले आता है। तो यहाँ पर भी आपका क्या है? श्लेष अलंकार है। एक शब्द के दो अर्थ दिए हुए हैं, यहाँ भी आपका श्लेष अलंकार है। देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण। तीसरा उदाहरण, यहाँ उदाहरण दिया है आपका, सुबरन को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ पर जो आपका शब्द आया है सुबरन, इस सुबरन शब्द के यहाँ पर तीन अर्थ हैं। यहाँ कहा जा रहा है, कवि कहता है कि सुबरन को खोजते फिर रहे हैं कौन? कवि, व्यभिचारी और चोर। तो पहला यानी कवि के परिप्रेक्ष्य में इसका पहला अर्थ आता है अच्छे शब्द, यानी जो कवि होता है वो हमेशा क्या खोजता फिरता है? अच्छे शब्द खोजता फिरता है। और दूसरा अर्थ है इसका स्त्री। व्यभिचारी, व्यभिचारी कहते हैं ऐसा पुरुष जो स्त्री की कामना करता हो, उसे व्यभिचारी कहा जाता है। तो यानी जो व्यभिचारी होता है वो स्त्री को खोजता फिरता है। और इसके बाद आता है चोर। तीसरा परिप्रेक्ष्य यानी चोर के परिप्रेक्ष्य में सुबरन का अर्थ हो जाता है सोना, यानी जो चोर होता है वो धन की कामना करता है और धन में सोना भी आता है। तो यानी वो हमेशा सोना की कामना करता है कि उसको सोना मिल जाए तो उसे कुछ लाभ हो जाए, तो इस तरह से। तो यहाँ पर सुबरन शब्द के तीन अर्थ हैं, अच्छे शब्द, स्त्री, सोना। तो यहाँ पर भी हमारा कौन सा श्लेष अलंकार होगा। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो श्लेष अलंकार होता है उसमें शब्द तो एक होता है, लेकिन प्रसंग के अनुसार के जो अर्थ होते हैं वो दो या दो से अधिक होते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। यानी जिस तरह का उसमें प्रसंग दिया होगा, जिस तरह की घटना दी होगी, उसी तरह का उसमें आपका अर्थ निकलता है। तो यानी मैं समझती हूँ आपको श्लेष अलंकार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे याद करते रहिए और मैं आपको और भी वीडियो लाती रहूँगी। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, यदि आप हिंदी की एक व्यवस्थित ढंग से क्लास करना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरी वेबसाइट है panacea-hindi.com। यदि आप panacea-hindi.com नहीं डाल सकते हैं तो आप दूसरा लिंक भी डाल सकते हैं nidhi-tawar.com। तो इन दोनों लिंक से आप में जा सकते हैं। वहाँ पर आपको एक सही ढंग से, यानी जो मैं ऑफलाइन में क्लास लेती हूँ वही क्लासेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी और इस तरह से आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं।
दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे आप अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे मान लो आप यूपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एमपी के किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या राजस्थान के या कोई और भी स्टेट के, तो वहाँ पर हिंदी अलग अलग तरीके से पूछी जाती है। तो मैंने कोशिश यही की है कि आपको आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही मैं आपको हिंदी पढ़ाऊँ। तो आप जैसे मेरी वेबसाइट पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको वो चीज़ें अलग अलग मिल जाएंगी। दोस्तों अभी जो आपका एडमिशन शुरू हुआ है, जो मेरा पहला बैच शुरू हुआ है, वो 23 तारीख से शुरू हो चुका है, यानी जिसमें आपकी जो क्लासेस हैं वो 29 तारीख से आपके पास आएंगी। आप 23 तारीख से अब यानी अभी से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको जो नोटबुक है जो आपको लिखनी होती हैं वो नोटबुक आप तक पहले पहुंच जाएं, यानी जब आपके पास क्लास शुरू हो आपकी तो आपके पास पहले बुक पहुंची हो, क्योंकि मैं आपको बुक में से भी पढ़ाती हूँ। अब वो बुक में से कैसे पढ़ाती हूँ वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कुछ नोटबुक मैंने आपके लिए तैयार की है। सपोज जैसे आपका वर्णमाला का एक चैप्टर है, वर्णमाला का अगर हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो वर्णमाला की अगर हर चीज़ को मैं आपको क्लास में लिखवाऊंगी तो वर्णमाला कम से कम आपका 6 दिन के लिए चला जाएगा आगे, क्योंकि हर चीज़ को लिखवाने में बहुत टाइम लगता है। तो मैंने अपनी एक ऐसी नोटबुक तैयार की है जिसमें कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और कुछ चीज़ें मैं लिखवाती हूँ आपको क्लास में समझाते हुए। तो इसीलिए आपको वो नोटबुक तैयार होनी चाहिए आपके पास पहले से। और दूसरा रीज़न ये भी है कि जैसे अगर मैंने 2 महीने का आपको सिलेबस दिया है हिंदी का, अगर सारी चीज़ को मैं लिखवाना शुरू कर दूँ तो ये सिलेबस आपका लगभग 4 महीने चला जाएगा, क्योंकि दोस्तों ध्यान रखिएगा ये हिंदी भाषा है और जिसे हम हिंदी भाषा को हम भाषा विज्ञान भी कहते हैं। और ये विज्ञान वैसे ही विज्ञान की तरह होता है जैसे हम जानते हैं, यानी हिंदी भाषा कोई साधारण भाषा नहीं है। ये हिंदी भाषा आपकी अंग्रेजी भाषा से भी बहुत ज़्यादा कठिन हो जाती है। आपको इजी इसलिए लगती है क्योंकि वो आपकी मातृभाषा है। आप हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी देखते हैं, सोते खाते पीते सब काम आप हिंदी में करते हैं, इसलिए आपको ऐसा लगता है कि हिंदी बहुत आसानी से हो जाएगी। लेकिन जब आप क्लास करेंगे और आप जब एग्ज़ाम के क्वेश्चंस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हिंदी में तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके लिए हमें उसके तथ्य को समझना होगा, उसके पीछे के लॉजिक को समझना होगा कि ऐसा क्यों हुआ है। तो उसी के लिए मैंने क्लासेस तैयार की हैं। और तीसरा रीज़न एक ये भी है मेरे नोटबुक तैयार करने का, क्योंकि आप अगर मेरी क्लास पढ़ेंगे तो मैं जानती हूँ कि स्टूडेंट किस तरह की लापरवाही करते हैं। आज इस रफ में लिख लिया, कल उस रफ में लिख लिया, परसों उस रफ में लिख लिया, और फिर जब खो जाएंगी रफ और फिर उसमें बाद में कहेंगे हमें तो कुछ समझ में नहीं आया, मैडम ने कुछ ढंग से समझाया ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें ना हो इसके लिए मैंने आपकी भाग 1, भाग 2 और भाग 3 इस तरह से करके 3 बुकलेट बनाई हैं, जिसमें आपकी हिंदी के नोट्स एक व्यवस्थित ढंग से आपके पास तक पहुंच जाएं। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करिए, लाइक करिए और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों को भी।